आज की क्लास में हम कहानी लेखक क्या होता है, कहानी कैसे लिखते हैं, इससे कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे विषय निर्धारित करते हैं, ये सारी जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवन में किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। अगर आपके जीवन में किसी एक घटना हुई ऐसी कि जो आपको रोचक भी लगे, सुनने में ऐसा लगे और आपके ऐसा लगे किसी को हम सुना सकते हैं, तो उस कहानी को, उस रोचक घटना को, उस वर्णन को हम कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की लंबी परंपरा हर देश में रही है। हर देश की समझते कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ ना कुछ वो ऐसी स्टोरी बनाते हैं, घटना होती है जिसे वो कहते हैं, क्योंकि यह मन को रमाती है और सबके लिए मनोरंजक होती है। आज हर उम्र के व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहते हैं। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनने और सुनाने का होता है, इसलिए बड़े चाव से बालक सुनते हैं। देखा अपने बच्चे जो हैं हमारे यहाँ, जबकि भारत में तो ये है कि छोटे बच्चे जो हैं कहानी के सुनने के बाद ही, कहानी को सुनने के बाद ही वो सोते हैं। और आज भी कुछ बच्चों की कहानी सुनने में, आज भी देखें अगर हम छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को कहानी सुनने में उनको रोचक लगता है कि कहानी में कुछ न कुछ हमें एक नई जानकारी मिलेगी और उसमें पढ़ने से उनको मज़ा आएगा। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव होता है। चाव से मतलब एक इच्छा होती है। दादी और नानी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ये आपने सुना होगा पहले से कि दादी कहानियाँ, नानी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता था। उनका कोई सत्य घटना से नहीं, उनका उद्देश्य अलग होता था, किंतु इनसे कुछ ना कुछ शिक्षा ही मिलती थी। शिक्षाप्रद कहानियाँ, नानी की कहानियाँ और दादी की कहानियाँ शिक्षाप्रद कहानियाँ ही वो कहती थी। आकार की दृष्टि से ये कहानियाँ दोनों तरह की होती थी। कुछ कहानियाँ लंबी और कुछ छोटी होती थी। आधुनिक कहानी मूलतः छोटी होती है, उसमें मानव जीवन के किसी एक पहलू का चित्रण होता है। आज देखा जाए तो आज कहानियाँ जो हैं बहुत छोटी होती हैं कि ताकि उनको हम छोटे माध्यम से उन कहानियों के सार को हम बता सकें और कुछ ना कुछ उसका सेंस निकाल सकें। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग की कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कहानी का वर्णन शक्ति से कहानी में कथानक, पात्र, वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी लेखन भी ऐसा नहीं है, उसको भी लिखने के लिए एक माहौल चाहिए पड़ता है। कथानक, उसके पात्र भी ऐसे हों जो उसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकें, वातावरण भी ऐसा हो। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर समाहित करके लिखते हैं आप, तो वो कहानी है। इसलिए उसे कहानी को एक लेखन की कला कहा गया है। यूँ तो कहानी पूर्णतः काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन पहले छात्रों को दी गई रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। निम्न वर्ग के विद्यार्थियों को पहले चित्र देखकर और कहानी के संकेत पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। तभी हम कहानी को, एक अच्छी कहानी को लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान दें। दी गई रूपरेखा और संकेतों के आधार पर ही कहानी का विस्तार होना चाहिए। जो आपको रूपरेखा दी है, संकेत दिए हैं, उनके आधार पर ही कहानी लिखी जानी चाहिए। कहानी में विभिन्न घटनाओं और प्रसंगों को संतुलित विस्तार दें। किसी प्रसंग को ना अत्यधिक संक्षिप्त लिखें, ना विस्तृत करें। कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में रम जाए। कहानी की भाषा भी सरल होनी चाहिए। अगर सरल भाषा लिखेंगे तो वो आम इंसान को पढ़ने में सहायता देगी। कहानी का उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक हो, ताकि शीर्षक पढ़ के ही आपको ऐसा लगे कि हाँ वो हमें कहानी पढ़ना है। तो शीर्षक भी ऐसा होना चाहिए। कहानी का अंत भी सहज ढंग से होना चाहिए। और कहानी का अंत भी सहज ढंग से होता है और कुछ ना कुछ उसमें उद्देश्य निकलता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा उद्देश्य निकलता है या शिक्षा मिलती है, तो वो अच्छी कहानी मानी जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, कहानी रोचक और स्वाभाविक हो, घटनाओं का पारस्परिक संबंध हो, भाषा सरल हो, कहानी से कोई ना कोई उपदेश मिलता हो। अंत में कहानी का एक अच्छा शीर्षक या नाम देना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम कहानी की परिभाषा क्या होती है। कहानी की परिभाषा के चौकटे में बांधना एक कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों और कहानी लेखकों ने इसकी परिभाषा अपने ढंग से गढ़ी से मतलब लिखी है। मुझे सबसे अच्छी परिभाषा सुप्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की लगती है। प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट, और ये यथार्थवादी लेखक थे।
जो देखते थे वही लिखते थे। तो इनकी कहानियाँ जो है सत्य घटना पर आधारित करके ही लिखी जाती थी। उन्होंने लिखा था, कहानी इसे हम गल्प भी कहते हैं, एक रचना है जिसके जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्टि देता है। वह एक ऐसा रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भली भांति के फूल, बेल, बूटे सजे हुए हैं, बल्कि गमला है जिसे एक ही पौधा का माधुर्य अपने समुद्रत रूप से दृष्टिगोचर होता है। हिंदी के एक दूसरे कहानीकार अज्ञे, इनका भी नाम आपने सुना होगा, अज्ञे ने कहानी की परिभाषा इस प्रकार दी है, कहानी जीवन की प्रतिछाया और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। तो ये कहानी कुछ परिभाषाएं जो हैं प्रेमचंद जी ने और अज्ञे जी ने दी हैं। चलिए देखते हैं कहानी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। आज कहानी का मुख्य विषय मनुष्य है, देव या दानव नहीं। पशुओं के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं रही है। हाँ, बच्चों के लिए सुनाई जाती है कभी कभार देव की, दानव की, पशु पक्षियों की, लेकिन श्रेष्ठ कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुष्य के जीवन की कोई समस्या या संवेदना व्यक्त होती है। देवी देवताओं, दानव और पशु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है। ये पहले चलता था और बच्चों के लिए आज भी हम कहानियाँ सुनाते हैं, पर इसका पहले समय ज़्यादा था। पहले कहानी शिक्षा मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी। आज इन दोनों के स्थान पर कौतूहल जगाने में जो कहानी सक्षम है वही सफल कहानी मानी जाती है। फिर भी मनोरंजन आज भी साधारण पाठकों की मांग है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज कौतूहल जगाने के लिए कहानी मानी जाती है और कहीं ना कहीं मनोरंजन भी आज कुछ पाठकों की एक मांग के रूप में आता है। कौतूहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुष्य की नई संवेदनाओं की खोज करते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब देखते हैं हम तीसरी विशेषता क्या है। आज की कहानियों में भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर अधिक बल दिया जाता है। आज का मनुष्य यह जानने लगा है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह किसी के हाथ का खिलौना नहीं। अतएव आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्ष है। आज मनुष्य जान गया है कि वो अपना भाग्य का निर्माता स्वयं होता है और स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। प्राचीन कहानियों का उद्देश्य रस का परिपाक था। आज की कहानी का लक्ष्य विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि करना है। व्यक्ति वैचित्र दिखाना उसका मुख्य उद्देश्य है। यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र चित्रण का विशेष महत्व दिया जाता है और इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले जहाँ कहानी का लक्ष्य घटनाओं का जमघट लगाना होता था, वहाँ आज की घटनाओं को महत्व न देकर मानव मन की किसी एक भाव, विचार और अनुभूति को व्यक्त करना है। प्रेमचंद ने इस संबंध में स्पष्ट लिखा है, कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूति है। घटना से न होकर इसका आधार अनुभूति से लिया गया है। प्राचीन कहानी समष्टिवादी थी, सबके हितों को ध्यान में रखकर लिखी जाती थी। आज की कहानियाँ व्यक्तिवादी हैं, जो व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने मानव मन के जिन स्तरों की खोज की है, उन स्तरों की गहराई में उतरकर मानवीय सत्य को खोलकर उपस्थित करना आज की कहानीकार का मुख्य लक्ष्य बन गया है। पहले की अपेक्षा आज की कहानी भाषा सरलता पर अधिक बल देती है, क्योंकि उसका उद्देश्य जीवन की गांठों को खोलना है। सरल भाषा रहेगी तभी हम आम इंसान तक, आम आदमी तक उस कहानी के लक्ष्य को हम भेज सकते हैं। पुरानी कहानी अधिकतर सुखांत होती थी, किंतु आज की कहानियाँ मनुष्य के दुखांत कथा को और जीवन की समस्याओं को, अंतर्निहित संघर्षों को अधिक से अधिक प्रकाशित करती हैं। सारांश यह है कि आज की कहानियाँ जीवन की प्रतिछाया के रूप में लिखी जाती हैं। आज जो हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो हम आज देख रहे हैं समाज में, जो हम आसपास अपने महसूस करते हैं, उनको परिवार की समस्याओं को, उन समस्याओं को कहानी में बताया गया है। चलिए देखते हैं कहानी लेखन की विधियाँ क्या होती हैं। कहानी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार होने के कारण छात्रों से भी आशा की जाती है वे इस ओर ध्यान दें, कहानी लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि उससे सब उनमें सृजनात्मकता शक्ति जगती है। इसके लिए उनसे अपेक्षा की जाती है वे 4 विधियों को कहानी में लिख सकते हैं, और वो 4 विधियां हैं: कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, रूपरेखा के सहारे कहानी लिखना,
अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना और चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। ये 4 माध्यम से ही कहानी का लेखन किया जाता है। तो पहले देखते हैं हम कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कहानी को खूब ध्यान से पढ़ें। खूब ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम कहानी को लिखेंगे। उसकी प्रमुख बातों, चरित्रों, घटनाओं को अलग कागज़ पर संकेत रूप में लिख दिया जाए। फिर अपनी भाषा को मूल कहानी की इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ना पाए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानियाँ उनसे अधिक से अधिक लंबी छोटी हो सकती हैं। अब कहानी की अगर लिखते हैं आप तो कहानी के देखते हैं, इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहानी का आरंभ आकर्षक ढंग से हो। अगर कहानी का आरंभ जो है आकर्षक ढंग से होगा तो कहानी एक अच्छी कहानी मानी जाएगी। संवाद छोटे छोटे हों। कहानी का क्रमिक विकास हो, धीरे धीरे कहानी का विकास हो। उसका अंत स्वाभाविक हो। कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो। भाषा सरल और सुबोध हो। इनके आधार पर ही छात्रों को कहानी लिखना चाहिए। अब देखते हैं रूपरेखा या संकेतों के आधार पर कहानी लिखना। रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है, सरल भी है। अगर आप उसको फील कर सकते हैं तो कठिन सरल होगा, नहीं कर पा रहे हैं तो कठिन होगा। कठिन इसलिए कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए कि कहानी के संकेत पहले से दिए हैं, यहाँ केवल खाना पूर्ति करनी होती है, तो इसका दोनों में अर्थ लिया जाता है। लेकिन इस प्रकार कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। ऐसी कहानियाँ लिखने में वे छात्र ही अपनी क्षमता का परिचय दे सकते हैं जिनमें सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति का विकास हो या उनमें अधिक मात्रा में हो। तो संकेत जैसे किसी एक किसान के लड़की लड़ती किसान मरने के निकट सबको बुलाया, लड़कियों को तोड़ने को दिया, किसी को न टूटा, ऐसे संकेत दिए हैं। इन संकेतों के माध्यम से कहानी लिखना चाहते हैं आप तो कहानी, अगर संकेत पूरे दिए हैं, अधूरे नहीं दिए हैं तो कहानी आराम से लिख सकते। जी देखिए, जैसे एक कहानी का एक छोटा सा भाग दिया है एकता, इसको आप पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने से आपको एक कहानी की कुछ बातें समझ में आ सकती हैं। अब देखते हैं हम अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। अगर कोई कहानी अपूर्ण दी है उसको पूर्ण करना। छात्रों की कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानियाँ लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी हों या पूर्ण हों। उसको पूरा करना इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ा जाए, उसके क्रम को समझा जाए, उसके संबंध को समझा जाए और उसके बाद कहानी को लिखने का अभ्यास किया जाए। यहाँ भी जैसे दिए एक कहानी दी है, कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुँह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौवा अपनी मूर्खता का पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौवा मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? तो ऐसे अगर आपको उस कहानी को, संकेत को फील करते हैं तो आप अधूरी कहानी को भी पूर्ण कर सकते हैं। अब देखते हैं हम चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। ये भी आज छोटे बच्चों के लिए बहुत किया जाता है कि चित्रों की सहायता से आप कैसे कहानी लिख सकते हैं। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनमें हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास करा जाना चाहिए। इसका भी एक नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो आप उसको पढ़ सकते हैं कि इसको हम चित्रों की सहायता से कैसे कहानी लिख सकते हैं। अगर मान के चलते एक बंदर दिया है, नदी दी है और जामुन का पेड़ दिया है, तो वो कहानी आप उसको कैसे कहानी को बना सकते हैं, कैसे कहानी को लिख सकते हैं और इसमें चित्र दिए हैं, चित्र के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कहानी हिंदी में गद्य लेखन की विधा है। 19वीं सदी में गद्य की एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। बांग्ला में इसे गल्प कहा जाता है। कहानी ने अंग्रेजी में हिंदी तक की यात्रा बांग्ला के माध्यम से शुरू की। कहानी के जन्म के साथ साथ कहानी का भी जन्म हुआ। मनुष्य के जन्म के साथ साथ कहानी का भी जन्म हुआ। कहानी कहना सुनना मानव का आदिम स्वभाव रहा है। इसी कारण प्रत्येक सभ्यता और असभ्य समाज में कहानियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में भी कहानियाँ बड़े लंबे
और संपन्न परंपरा रही है। अब देखते हैं हम कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो रोचकता, प्रभाव, वक्ता और श्रोता का या कहानीकार पाठक के बीच जो भी वार्तालाप होता है उसे हम कहानी के माध्यम से, इन तत्वों के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे इसका तत्व होता है कथा वस्तु, ये पहला तत्व हो जाएगा। दूसरा इसका पात्र या चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देशकाल अथवा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य। ये कहानी के प्रमुख तत्व होते हैं। इन्हीं तत्वों के आधार पर ही आप कहानी लिख सकते हैं। कहानी के ढांचे को कथानक और कथावस्तु कहा जाता है। जिसका ढांचा रहता है वो कथावस्तु कहा जाता है, कथानक। प्रत्येक कहानी के लिए कथावस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना भी, कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहानी के 4 अंग माने जाते हैं: आरंभ, आरोह, चरम, स्थिति और अवरोह। कहानी का संचालन उसके पात्रों द्वारा ही होता है तथा पात्रों के गुण दोष को उनका चरित्र चित्रण कहा जाता है। उन्हें अगर गुण दोष बताते हैं तो ये चरित्र चित्रण हो जाएगा। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होता है। इसके द्वारा पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद और अन्य मनोभावों को प्रकट करता है। कहानी के वास्तविक कापुट देने के लिए देशकाल और वातावरण का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के ढंग से कलात्मकता लाने के लिए उसको अलग अलग भाषा व शैली के में सजाते हैं। कहानियों केवल मनोरंजन ही नहीं अपितु उनका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है और हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कहानी में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे कहानी को हम लिख सकते हैं, कैसे कहानी को सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी।